नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ संपत्ति की अवधारणा का मार्क्सवादी सिद्धांत। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने संपत्ति के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी आवश्यकता, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना, उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के बारे में जाना, लास्की का सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे संपत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है। विद्यार्थियों, उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच एक मौलिक अंतर है निजी संपत्ति को लेकर, वर्ग भेद, उत्पादन पद्धतियों को लेकर है। उदारवाद यदि निजी संपत्ति को आर्थिक प्रगति का साधन मानता है तो मार्क्सवाद ने उसे सामाजिक दुर्गति का कारण माना है। उदारवाद हमेशा निजी संपत्ति को हमेशा व्यक्ति की भलाई के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए सर्वोत्तम मानता रहा है, लेकिन मार्क्सवादी विचारक हैं वो उसकी अवनति का कारण ही, उसकी दुर्गति का कारण ही मानते हैं। मार्क्स और एंगल्स की अगर हम बात करें तो उनके अनुसार राज्य का उदय निजी संपत्ति की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है और राज्य बलपूर्वक शोषित वर्गों का उत्पीड़न करता है। मार्क्स और एंगल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत द्वारा पूंजीवादी समाज का विश्लेषण किया और इसी के आधार पर एक वर्गहीन समाज की स्थापना की भविष्यवाणी भी की। मार्क्स और एंगल्स ने प्रतिपादित सिद्धांतों को 1917 में सबसे पहले रूस में अपनाया था। रूस यानी कि उस समय 1917 में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद और भी कई देशों ने कम्युनिस्ट सरकारें हुई उसमें, और इसलिए संपत्ति के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को जानने के लिए सिर्फ मार्क्स और एंगल्स की रचनाओं को देखने से ही काम नहीं बनेगा। हमें बहुत सारे कम्युनिस्ट देशों की अर्थव्यवस्था का भी विश्लेषण करना होगा। मोटे रूप से हम देखें तो सिद्धांत का विश्लेषण हम निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है निजी संपत्ति का ऐतिहासिक विकास, किस प्रकार से निजी संपत्ति का विकास हुआ। तो विद्यार्थियों, मार्क्स कहता है कि आदिम साम्यवादी युग की उत्पादन प्रणाली में मनुष्य का कुछ हाथ था ही नहीं। जंगली फल फूल और पशु पक्षियों का शिकार करके मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह करता था और किसी के पास कोई साधन था ही नहीं कि वह दूसरों का शोषण कर सके। जब पशुपालन अवस्था के बाद जब खेतीबाड़ी का युग आया तो अतिरिक्त उत्पादन होने लगा और अब निजी संपत्ति का उद्भव होने लगा और व्यक्ति का न सिर्फ भूमि और पशुओं पर बल्कि अपने दासों पर भी स्वामित्व होने लगा। जब उसके पास भूमि का अधिग्रहण होने लगा तो उस अतिरिक्त भूमि पर वह दासों के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से वह खेतीबाड़ी कराने लगा और उसका जो वह व्यक्ति है, संपत्तिवान व्यक्ति है, पूंजीपति जो है, वह उन मजदूरों का, दासों का शोषण करने लगा। यहीं से शोषण की शुरुआत हो चुकी थी और धीरे धीरे भीषण रूप उसने धारण कर लिया था। सामंती युग में किसानों को अर्धदास जैसा जीवन बिताना पड़ा और खेतों पर, घरों में काम के अलावा उन्हें मालिक की बेगार भी करनी पड़ती थी। बाद में संपत्ति ने पूंजी का रूप ग्रहण कर लिया। पूंजी के स्वामी उद्योगपति कहलाए और श्रमिकों के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वे कारखानों में काम करके अपना पेट पालें, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करेंगे तो जब तक वे काम नहीं करेंगे उन्हें रोटी किस प्रकार से मिलेगी, भोजन किस प्रकार से मिलेगा। तो उन्होंने दिन रात करके पूंजीपतियों के उद्योगों में काम करना शुरू किया और वर्तमान पूंजीवादी समाज पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग इन दो वर्गों में विभाजित है। पूंजीपति वर्ग जिसे हम बुर्जुआ वर्ग की संज्ञा देते हैं और सर्वहारा वर्ग वह वर्ग जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, जो सर्वहारा यानी सभी जगह विद्यमान है। अब बात आती है विद्यार्थियों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डो हैं, वो कहते हैं कि किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस श्रम के आधार पर होता है जो उसके उत्पादन के लिए किया जाता है। कार्ल मार्क्स ने इस विचार से अपनी सहमति प्रकट की है, समर्थन दिया है। उसने इस सिद्धांत में इस बात को जोड़ दिया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक श्रमिक जो है अतिरिक्त मूल्य का निर्माण करता है, मतलब सरप्लस वैल्यू का निर्माण करता है। और वो सरप्लस वैल्यू है क्या? दूसरे शब्दों में हम बात करें तो मजदूरों की मजदूरी का उस वस्तु के मूल्य से बहुत कम होता है जिसका कि उसने निर्माण किया है। इस प्रकार यदि वह 200-250 रुपए मूल्य की वस्तु बनाता है जो उसे मजदूरी के रूप में सिर्फ 100 रुपए मिलती है, मतलब 200-250 रुपए की अगर वस्तु का निर्माण करता है लेकिन मजदूरी के रूप में उसे क्या मिलता है, सिर्फ 100 रुपए मिलते हैं। वस्तु के मूल्य में से मजदूरों की मजदूरी निकालने के बाद जो बचता है अतिरिक्त मूल्य, 250 रुपए की वस्तु बेची है, 100 रुपए मूल्य की वस्तु है और 100 रुपए का मूल्य उसे दिया जाता है मजदूरी के रूप में, तो 150 रुपए जो होगा वो अतिरिक्त मूल्य होगा। मालिक या पूंजीपति उसे हड़प लेता है, अपने पास रखता है और इस प्रकार श्रमिकों का शोषण चलता रहता है। देखिए बच्चों, इसमें बात की गई है कि वस्तु का मूल्य क्या है, 250 रुपए के रूप में वो बेचता है और मजदूरी के रूप में वह 100 रुपए देता है। 100 रुपए वो देता है और 250 रुपए मूल्य है, तो उसमें 150 रुपए के अंतर्गत वह अपना
जो बचाता है उसको अतिरिक्त मूल्य बताया गया है। वो अतिरिक्त मूल्य किसके पास जाता है? पूंजीपति की जेब में जाता है, पूंजीपतियों के बैंकों में जाता है। पूंजीपति तो विलासिता का जीवन बिताता है, सुखपूर्वक अपना जीवन बिताता रहता है, पर मजदूरों को सिर छिपाने के लिए झोंपड़ी भी नहीं मिल पाती है, वह अपना पूरी तरह से पेट भी नहीं भर पाता है। मार्क्सवादियों ने पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ वर्ग और उसकी संपत्ति को बुर्जुआ संपत्ति के नाम से संबोधित किया है। बुर्जुआ संपत्ति यानी पूंजीवाद की आलोचना की है उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण का जिक्र उन्होंने किया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक नई संस्कृति को जन्म देता है जिसका प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसलिए पूंजीवाद न सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से गलत है बल्कि वह नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है। कैसे? सबसे खराब बात तो ये बच्चों की उससे अलगाव या परायपन की भावना पैदा होती है। वह धीरे धीरे अपनी संस्कृति से, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से दूर हटता चला जाता है और जिस वस्तु का वह निर्माण करता है उस वस्तु से भी वह दूर हो जाता है, क्योंकि वह वस्तु जो है उत्पादन करने के बाद वह समाज में आकर के उत्पादन उद्योगपतियों द्वारा बेच दी जाती है। इसको हम अध्याय 6 में भली प्रकार से हम समझ चुके हैं इस अलगाव की स्थिति को। और यहाँ सिर्फ इतना ही हम कहेंगे कि मजदूर अपने श्रम को बेचकर उससे अलग हो जाता है और जिन चीजों को मजदूर बना रहा है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता, उसका मालिक तो पूंजीपति ही रह जाता है और श्रमिक गरीब बनते जाते हैं और पूंजीपति उनके खून पसीने की कमाई पर फल फूलते हैं, खुशहाली से जीवन व्यतीत करते हैं। श्रमिक न केवल अपनी द्वारा बनाई गई वस्तु से अलग होता है बल्कि अपने सगी संबंधी और रिश्तेदारों से अलग हो जाता है, अपनी मित्र मंडली से दूर हो जाता है। राजनीति के अंतर्गत भी वह कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाता है, किसी चीज के प्रति वह जागरूक नहीं होता है, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए मजदूरी करता चला जाता है। वह सिर्फ एक मशीन का पुर्जा बनकर रह जाता है। पूंजीवाद का विध्वंस अनिवार्य है। कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद के जो दोष हैं, आंतरिक विरोध जो हमने गिनाए हैं, वह पूंजीवाद के विनाश के अनिवार्य तत्व हैं जिनके आधार पर पूंजीवाद का विनाश होना अवश्यभावी है। मजदूर क्रांति करके, श्रमिक क्रांति करके पूंजीवाद को धाराशायी यानी बुर्जुआ पूंजीपतियों को धाराशायी कर देता है। पहली बात आती है कि वह बड़े बड़े औद्योगिक नगरों में हजारों लाखों की संख्या में मजदूर रहते हैं। वे अपनी पीड़ा तकलीफ से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं जिससे उनकी वर्ग चेतना उग्र होती जाती है और यातायात और संचार साधनों का विकास हो जाने के कारण एक शहर से दूसरे शहर मजदूरों को यह मौका मिलता है कि वे अन्य नगरों में निवास कर रहे मजदूरों को संपर्क करें, एकजुट हो जाएं। श्रमिक संगठनों के माध्यम से वे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और तीसरी बात, वितरण प्रणाली दोषमुक्त होने के कारण अधिकांश धन पूंजीपतियों के पास एकत्र हो जाता है। आम लोगों के पास जीवन निर्वाह करने भर को या उससे भी कम चीजें होती हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के कष्टों का कोई अंत नहीं होता। इसके अतिरिक्त अनियोजित उत्पादन के कारण कभी मंदी आ जाती है तो कभी तेजी आ जाती है और पूंजीवाद के इन अंतर्विरोधों के कारण पूंजीवाद का विनाश होना बिल्कुल संभव है। और मार्क्स के अनुसार पूंजीपति स्वयं अपनी कब्र खुद खोदते हैं। जिस दिन पूंजीवाद का जन्म हुआ उसी दिन से विनाशक शत्रु मजदूर वर्ग का भी जन्म हुआ और अंत में उसे नष्ट कर देना ही मजदूर वर्गों का अंतिम लक्ष्य होता है। इसके बाद साम्यवादी क्रांति के तुरंत बाद समाजवादी क्रांति का स्वरूप आता है। जब साम्यवादी दल पूर्णतः संगठित हो जाता है तो अवसर पाते ही वह हिंसात्मक क्रांति द्वारा पूंजीवादी संरचना को समाप्त कर देता है, जैसा रूस, चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया में हुआ। क्रांति के बाद यह संभव हो गया। बच्चों के उत्पादन साधनों का नियंत्रण निजी हाथों में रहकर राज्यों के हाथों में चला गया और क्रांति के बाद यह संभव हो सका और उत्पादन साधन जो है वो निजी हाथों से राज्य के हाथों में आ गए और सभी महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बिजली, रेलवे, कल कारखाने, परिवहन के अन्य साधन जो हैं, थोक व्यापार, राज्य का अधिकार उसमें कायम हो गया और बड़े बड़े कृषि फार्म भी राज्य के हाथों में आ गए। उत्पादन किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हाथ में न होकर सामूहिक हित में हो गया और पूंजीपति केवल ऐसी चीजों का उत्पादन करता है जिससे अधिकतम मुनाफा हो। पर साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन का लक्ष्य उपभोग, कंजम्पशन जो होगा वो मुनाफा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, इसलिए शोषण भी मिट जाएगा। फलस्वरूप ये संभव हो सकेगा कि उत्पादन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि हर व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार वेतन मिलेगा और शुरू में वेतन आवश्यकता अनुसार नहीं मिलेगा, कार्य के अनुसार मिलेगा। सब लोगों को काम करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेगा उसे खाना भी नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों, उत्पादन किसी एक व्यक्ति में और ये एक वर्ग के हाथों में न होकर सामूहिक हित में होगा और पूंजीपति केवल एक ऐसी चीजों का ही उत्पादन करता है जिसमें अधिकतर मुनाफा हो। साम्यवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। जो उत्पादन का लक्ष्य होगा
उपभोग का होगा। जिस चीज का उपभोग किया जा रहा है उसी चीज का उत्पादन होगा, मुनाफे के लिए उत्पादन नहीं होगा। धीरे धीरे वर्ग संघर्ष जो है समाप्त होता चला जाएगा, शोषण भी मिटता चला जाएगा और व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चलने लग जाएंगी और सभी को आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। और सबसे पहले उसे आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा और धीरे धीरे जब वेतन आवश्यकता के अनुसार नहीं होगा लेकिन कार्य के अनुसार होगा, जो कार्य जितना करेगा उसी के अनुसार उसे मिलेगा। सब लोगों को काम करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेगा उसे खाना भी नहीं दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत की जाएंगी। इसके बाद विद्यार्थियों बात आती है नागरिकों की निजी संपत्ति की। नागरिकों की निजी संपत्ति से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों कि क्रांति के बाद जब साम्यवादी देशों के नागरिक पूर्णतः निजी संपत्ति से वंचित नहीं कर दी जाते, मार्क्स और एंगल्स के शब्दों में हम बात करें तो साम्यवाद का लक्ष्य सिर्फ यह है कि कोई दूसरों का शोषण न कर सके और उन वस्तुओं पर अपना कब्जा न जमा ले जिनके उत्पादन में दूसरों का भी योगदान है। क्या अर्थ निकला कि साम्यवाद का लक्ष्य सिर्फ यह है कि कोई दूसरा का शोषण नहीं करेगा, उन वस्तुओं पर अपना कब्जा नहीं जमाएगा जिनके उत्पादन में दूसरों का भी योगदान है। एक लंबे समय तक सिर्फ ये वस्तुएं रूसी नागरिकों को निजी संपत्ति मानी जाती थी, जैसे छोटा सा मकान है, पशुधन है, छोटे छोटे कृषि हैं के औजार हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं हैं, डॉक्टर, दंत चिकित्सक, वकीलों की निजी प्रैक्टिस की कुछ सीमित सुविधाएं प्राप्त थी, दस्तकार, शिकारी, छोटे कृषक यदि चाहे तो अपनी चीजों को बाजार में बेच सकते थे, परंतु 1990 में गोर्बाचोव की उदार नीतियों के कारण रूसियों को यह मौका मिला कि वे लोकल कारखानों और जमीन जायदाद के मालिक बन सके और अपनी इच्छानुसार मजदूरों और कर्मचारियों की भर्ती या उन्हें बर्खास्त कर सके। 1980 के दशक में चीनी शासकों ने अपनी आर्थिक नीतियों का परिशोधन किया। उन्होंने कई उद्योगों में निजी उद्यम को प्रोत्साहन देने की भी नीति अपनाई और कम्युनिस्टों ने द्वारा संचालित 6000 उद्योग धंधों में कार्य करने वाले श्रमिकों से कहा गया कि यदि वे निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा माल उत्पादन करते हैं तो उसे प्राप्त मुनाफे का 25% भाग बोनस के रूप में उन्हें दिया जाएगा। इसी प्रकार से 1985 और 86 के आते आते अधिकांश कम्युनिस्ट समाप्त कर दिए गए। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा। कम्युनिस्ट क्रांति के पश्चात सोवियत रूस पहला ऐसा देश बना जहां नागरिकों को काम का अधिकार दिया गया। राज्य का दायित्व था कि वह सबके लिए काम जुटाएगा और लोगों को उनके काम के अनुसार वेतन मिलेगा। मतलब राज्य जो है सबके लिए कार्य जुटाएगा और उनको सभी को कार्य प्रदान किया जाएगा और उसी के अनुसार ही वेतन उन्हें दिया जाएगा। रूसी संविधान में विश्राम व अवकाश का अधिकार का भी उल्लेख किया गया है कि वहां पे विश्राम भी का और अवकाश का अधिकार दिया जाएगा, जिससे कि वो राजनीतिक गतिविधियों और सैर सपाटे या वार्षिक छुट्टियों में अपना और स्वास्थ्य लाभ के जो है वो कार्य कर सके। नागरिकों को बुढ़ापे, बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता पाने का भी अधिकार दिया गया। श्रमिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की गई। चीन के संविधान ने भी लगभग इसी तरह से कई अधिकारों का ब्यौरा भी दिया और अधिकार प्रदान किए और इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देना कोई सरल कार्य नहीं था। चीन ने लाखों व्यक्ति जो बेरोजगार थे उन लाखों को सरकार ने अनुत्पादक कार्यों में लगाकर रखा और युद्ध में शहीद लोगों के परिवारों को पेंशन और कुछ विशेष रियायतें भी प्रदान की गई। तो इस प्रकार से वहां पे समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था ने अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसके अंतर्गत नागरिकों की जो निजी संपत्ति है इसका धीरे धीरे विरोध होने लगा और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की तरफ ध्यान जो है ज्यादा आकृष्ट होने लगा। अब बात आती है संपत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना कि संपत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसकी आलोचना किस प्रकार से की गई। संपत्ति के संबंध में मार्क्सवादी अवधारणा कई दृष्टियों से दोषपूर्ण रही। पहली बात, केवल श्रम ही मूल्य का उत्पादन नहीं है, वस्तुओं के उत्पादन में पूंजी, साधन, संगठन और अन्य तत्वों का भी हाथ होता है। आलोचक कहते हैं कि श्रम से ही खाली उत्पादन नहीं होता, इसमें वस्तुओं के उत्पादन में पूंजी भी लगती है, साधन लगते हैं, संगठन पूरा बनता है और बहुत से तत्व होते हैं। इसमें मशीन भी आती है इसके अंतर्गत, उनका रिपेयर करना, ये सब चीजें बहुत सारी चीजें आती हैं, टूट फूट वगैरह। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने जो श्रम के महत्व को स्वीकार किया है उसमें उन्होंने अन्य तत्वों को अनदेखा कर दिया है, ये आलोचक कहते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि मार्क्सवाद का आधार जो ऐतिहासिक भौतिकतावाद है, यह सिद्धांत न केवल अस्पष्ट है बल्कि अधूरा भी है। हजारों वर्षों का मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि सभी घटनाओं के लिए केवल आर्थिक तत्व ही उत्तरदायी नहीं है। केवल 10-20 घटनाओं का हवाला देकर ही हम कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। वास्तव में ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे बहुत से तत्वों का हाथ होता है, जैसे राजनीतिक परिस्थितियां भी होती हैं,
लोगों के विचार होते हैं, विश्वास होते हैं, धार्मिक आस्थाएं होती हैं, आर्थिक शक्तियां होती हैं, बहुत सारे तत्व जो हैं इसमें सहायक होते हैं, लेकिन उसने सिर्फ एक ही तत्व को, ऐतिहासिक भौतिकतावाद को ही सहारा लिया। तीसरी बात आती है आलोचकों की कि साम्यवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति समाप्त हो जाने की वजह से लोगों को परिश्रम व प्रयत्न करने का कोई प्रलोभन ही नहीं रहेगा। यही कारण है कि साम्यवादी नेता भी यह महसूस करने लगेंगे कि लोगों से अधिक काम लेने के लिए उन्हें निजी लाभ की भावना से प्रेरित किया जाएगा। मतलब साम्यवादी व्यवस्था जब निजी संपत्ति को समाप्त कर देगी तो लोगों के पास परिश्रम करने के लिए कोई प्रलोभन नहीं होगा, कोई प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ उसे मिल रहा है, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। तो इसीलिए साम्यवादी जो नेता हैं उनको भी कुछ ना कुछ प्रलोभन देकर, निजी लाभ का प्रलोभन देकर ही उनसे कार्य करवाना पड़ेगा। अंत में बच्चों हम यही कह सकते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था करीब करीब उसका पतन हो चुका है और राज्य के आदेश पर आधारित अर्थव्यवस्था का स्वरूप नकारा जा चुका है और पिछले कुछ वर्षों में उदारीकरण की नीति का विशेष बढ़ावा मिला है। पूंजी और टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाने की छूट मिली है, जिसने आर्थिक विकास को बहुत बढ़ावा दिया है। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट देश जो है, चीन है, उत्तरी कोरिया है, इन्होंने भी विदेशी पूंजी का स्वागत किया है। चीन अब समाजवाद का रास्ता छोड़कर बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गया है, उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ चुका है। चीन के कॉमरेड कम्युनिस्ट साथी पूंजीवाद के सबसे बड़े हिमायती दिखाई दिए। होते भी क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि न्यूयॉर्क की व टोक्यो जैसे गगनचुंबी इमारतें, पेरिस जैसे शॉपिंग मॉल, नियॉन लाइटों, चमचमाते बोर्ड, बेहद साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर उन्हें अपनी सोच के बदलाव का ही परिणाम लगते हैं। बीजिंग चीन की राजधानी जिस तरह बदला है वह भी आश्चर्यजनक दिखाई देता है। कहने का मतलब चीन जिन ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उदारीकरण और पूंजीवाद की को अपनाने के बाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के बाद ये सब कुछ संभव हो पाया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। संपत्ति की अवधारणा यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको संपत्ति की अवधारणा आपको समझ में आई होगी। एक बार हम इसका सार संक्षेप देख लेते हैं, फिर आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा कि संपत्ति क्यों आवश्यक है। संपत्ति हमारे असुरक्षा की भावना से, भय से बचने के लिए संपत्ति की आवश्यकता है। संपत्ति के साथ प्रतिष्ठा का भाव भी जुड़ा होता है। संपत्ति के अर्थ और विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। आशीर्वादम के वचनों को हमने पढ़ा। उन्होंने कहा कि वे सभी चीजें जिन पर मनुष्य का स्वामित्व होता है, वे सारे पदार्थ जो उनके हिस्से में आते हैं इस संपत्ति के अंतर्गत माने जाते हैं। संपत्ति की विशेषताओं के बारे में हमने जाना। उपयोगिता, दुर्लभता, हस्तांतरणीयता, वस्तुओं पर उसका अनन्य अधिकार होता है, सामाजिकत्व, कानूनी मान्यता। संपत्ति के संबंध में अवधारणाएं बदलती रहती हैं। इसी प्रकार से संपत्ति का उदार व्यक्तिवादी सिद्धांत हमने पढ़ा, जिसमें लॉक के अनुसार संपत्ति का मनुष्य का एक प्राकृतिक अधिकार है। संपत्ति की उत्पत्ति जब हुई तब मनुष्य ने ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के साथ अपने श्रम को मिला लिया। एडम स्मिथ रिकॉर्डों के अनुसार भौतिक या रसायन शास्त्र की ही तरह अर्थशास्त्र के भी कुछ प्राकृतिक नियम है। मांग और पूर्ति का नियम है, प्रतियोगिता का भी नियम है। इसी प्रकार से उपयोगितावादी नीतिवादी दृष्टिकोण है, प्राणीशास्त्रीय आधार है, राजनीतिक आधार है, इतिहास की चेतावनी और राज्य की सीमित क्षमता। इसके साथ ही हमने सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विचारकों का ध्यान श्रमिकों के शोषण पर आया और उन्होंने यह कहा कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का होना जरूरी है। संपत्ति के अधिकार पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसी के साथ ही संपत्ति की सामाजिक लोकतांत्रिक अवधारणा को हमने पढ़ा। लास्की के विचारों को पढ़ा, जिसमें अपने श्रम से अर्जित संपत्ति का उपभोग करने का मनुष्य का पूरा हक है, अधिकार है। वर्तमान पूंजी व्यवस्था के दोषों को पढ़ा। पूंजीवादी प्रणाली की आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से दोषपूर्ण बताया गया। पैतृक और कार्यविहीन संपत्ति के प्रहार को हमने पढ़ा और औद्योगिक संगठन का सिद्धांत क्या है। पुरस्कार और प्रतिफल का सिद्धांत। द्वितीय महायुद्ध में फासिस्ट सरकारों के पतन के बाद लोकतंत्र में लास्की की निष्ठा गहरी होती चली गई। इसके साथ ही हमने संपत्ति के मासिक सिद्धांत को इस वीडियो में जाना, जिसमें निजी संपत्ति के विकास की बात बताई गई, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, बुर्जुआ संपत्ति, पूंजीवाद की आलोचना की गई, पूंजीवाद का विनाश अनिवार्य है और साम्यवादी क्रांति के तुरंत बाद समाजवादी संपत्ति का स्वरूप उत्पादन किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हित में न होकर सामूहिक हित में होगा, नागरिकों की निजी संपत्ति और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, इन सब के बारे में हमने जाना। विद्यार्थियों, इसके बाद जो प्रश्न बनते हैं प्रश्नावली में वो इस प्रकार से हैं कि निजी संपत्ति से आप क्या समझते हैं, संपत्ति की विशेषताएं बताइए, संपत्ति के उदार व्यक्ति सिद्धांत और संपत्ति का लास्की के विचार, और इसके साथ ही संपत्ति के मार्क्स। हाँ, इसमें आप देखिए विशेष रूप से हेरल्ड लास्की के विचारों का वर्णन करते हुए संपत्ति के सामाजिक लोकतांत्रिक अवधारणा का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार संपत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण की बात पूछी गई है। इसमें संपत्ति क्या है,
आपको इसका अर्थ और परिभाषा बतानी है। फिर संपत्ति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का परीक्षण इसके अंतर्गत आपको करना है। संपत्ति के किन्हीं 2 सिद्धांतों का विवेचन करना है, तो आप इसमें 2 सिद्धांतों में उदारवादी, मार्क्सवादी आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से आपको टिप्पणी, शॉर्ट नोट्स इसमें पूछे गए हैं, जैसे हस्तक्षेप की नीति क्या है, लास्की का औद्योगिक संगठन का सिद्धांत क्या है और संपत्ति का सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है। तो इस आधार पर विद्यार्थियों ये कुछ प्रश्न जो हैं आपके सामने हैं, इन प्रश्नों के साथ ही आपका ये अध्याय समाप्त होता है। किसी भी प्रकार का डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार एंड धन्यवाद।